गुड मॉर्निंग एवरीवन। दोस्तों आज है नवंबर 5 2022 और हम लोग करेंगे द हिंदू न्यूज़पेपर के एनालिसिस। मेरा नाम है सत्येंद्र चौधरी और रोज की तरह फिर से कुछ गिने चुने से टॉपिक आपके लिए लेके आया हूँ। देखिए आज थोड़ा सा ना ऑडियो क्वालिटी थोड़ी सी डाउन हो सकती है क्योंकि मेरा माइक लैपटॉप का प्रॉपर काम नहीं कर रहा है, बट आई होप यू अंडरस्टैंड कि थोड़ी सी टेक्निकल दिक्कत हमेशा थोड़ी बहुत इधर उधर हो ही सकती है, लेकिन हमारा फोकस रहने वाला है आज के टॉपिक्स के ऊपर। और आपको पता ही है जैसे जिस तरह से पॉलिटिकल माहौल चल रहा है पूरे देश में, तो बहुत अच्छे आर्टिकल्स और टॉपिक्स आ नहीं रहे हैं पेपर में, बट कोशिश की जाती है आपके लिए कुछ ना कुछ यहाँ पे वैल्यूएबल लेके आया जाए। तो एक छोटी सी न्यूज़ है, 2 लाइन की। ट्राइबल डांस के बारे में पढ़ेंगे, फिर बताऊंगा आपको जीपीएस जो सिस्टम है कैसे काम करता है और ये न्यूज़ में क्यों है। चाइना के परस्पेक्टिव से इसको हम लोग थोड़ा पढ़ेंगे। G7 जो कंट्रीज़ हैं, दुनिया की सबसे डेवलप्ड जो कंट्रीज़ हैं, ग्रुप है G7, उसने रशिया के ऊपर किस तरह से दबाव बनाया है, जिस तरह से यूक्रेन और रशिया का क्राइसिस चल रहा है उसके बारे में बात करेंगे। ईपीएफओ के बारे में बहुत ही अच्छे से यहाँ पे चेंजेस हुए हैं। चेंजेस तो एक्चुअली 2014 में ही हो गए थे, वो केस सुप्रीम कोर्ट के अंदर गया हुआ था, सुप्रीम कोर्ट ने इसमें कुछ सुनाया है। ईपीएफओ क्या होता है, क्या काम करता है, कौन कौन से चेंजेस वो थे, उसके बारे में बात करेंगे। और पाकिस्तान इशू के बारे में पढ़ेंगे। पाकिस्तान में काफ़ी कुछ हुआ है, इमरान खान के ऊपर एक असैसिनेशन अटैम्प्ट हुआ है, तो उसके बारे में बात करेंगे। और ये एक्चुअली आज का एडिटोरियल सेक्शन है, आज सैटरडे है तो आज एक्सप्लेन सेक्शन आता नहीं है, और वैसे भी पिछले हफ्ते भर से जितना भी एक्सप्लेन सेक्शन आ रहा है वो पूरा पॉलिटिकल ही आ रहा है। और फिर एक बात करेंगे COP27 के बारे में, क्योंकि कल से इजिप्ट के अंदर COP27 स्टार्ट होने वाला है, तो आने वाले हफ्ते में आपको कई सारे टॉपिक और देखने को मिलेंगे क्लाइमेट चेंज और कोप वगैरह के बारे में, जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट रहते हैं क्योंकि एग्जाम में रिपीटेड यहाँ से सवाल पूछे जाते हैं। कुछ एडिशनल आर्टिकल वैसे आज है नहीं, तो आज तो ऐसा कुछ था ही नहीं न्यूज़पेपर में, बट ठीक है थोड़ा देख लेते हैं। फ्रंट पेज पे देख लेते हैं एक बार क्या है, तो ये तो हम लोग अलग से करेंगे ईपीएफओ वाला। मथुरा वृंदावन एम्स टू बिकम अ कार्बन न्यूट्रल टूरिस्ट डेस्टिनेशन बाय 2041। ये 2024 नहीं है, 2041 है। तो भाई हमारा जो पूरा वृंदावन का जो सर्कल है, जिसके अंदर कई सारी सिटीज़ आती हैं आपकी, गोकुल है, मथुरा है, वृंदावन है, बरसाना है, तो एक सर्कल है बेसिकली। और ये सारा सर्कल जो है वो प्रभु श्री कृष्ण और उनकी जो जहाँ पर उन्होंने लीलाएँ करी हैं उनसे जुड़े हुए जितने भी प्लेसेस हैं, राइट, तो उनसे जुड़े हुए सारे प्लेसेस। तो बहुत सारे टूरिस्ट लोग यहाँ पे आते हैं, पिलग्रिमेज लोग भी यहाँ पे आते हैं। तो अभी देखिए इस समय क्या रहता है, हर साल वृंदावन और सर्कल के अंदर जो है लगभग 2.3 करोड़ जो है वो लोग आते हैं। और ऐसा माना जाता है करंट एस्टिमेट से कि आने वाले 2041 तक इनकी संख्या लगभग 6 करोड़ हो जाएगी। तो इतने सारे जब लोग वहाँ पे आएंगे तो डेफिनेटली वहाँ का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसके ऊपर दबाव बढ़ने वाला है, और पोल्यूशन यहाँ पे एक बहुत बड़ा कंसर्न है। तो सरकार ने कुछ ऐसे चीज़ें, मतलब एक फ्रेमवर्क तैयार किया है कि 2041 तक ये जो वृंदावन मथुरा सर्कल है ये पूरी तरह से कार्बन न्यूट्रल हो जाएगा, यानी कि यहाँ से कोई भी ग्रीन हाउस गैस को एमिट नहीं किया जाएगा। उसके लिए जो सबसे बढ़िया तरीका इन्होंने सोचा है वो है कि भाई यहाँ पे इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स का ही यूज़ होगा। मतलब अगर आप वृंदावन में जाओगे फ्यूचर में, तो सिटी के अंदर आपको घुसने नहीं दिया जाएगा, आपको अपनी गाड़ी सिटी के बाहर ही पार्किंग में लगानी पड़ेगी। वहाँ से इलेक्ट्रिकल रिक्शा चलेगी अंदर के लिए, या फिर जो छोटी बस होंगी, मिनी बस, वो भी इलेक्ट्रिक पे काम करेंगी पूरी तरह से, वो वहाँ पे चलेंगी। तो बेसिकली उसको कार्बन न्यूट्रल बनाना है, और उसके अंदर जो थोड़ी बहुत और एक्टिविटीज़ होती है, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़, जहाँ पे इस तरह का जो क्रिएट होती है CO2 वगैरह, उसको भी रिमूव किया जाएगा। तो ये कुछ कुछ स्टेप जो है लिए जाएंगे 2041 तक। बाकी ये वाले टॉपिक हम लोग अभी अलग से करने वाले हैं। चलिए, तो पहला जो टॉपिक यहाँ पे आता है वही कहता है रिदम्स वर्ल्ड्स रिदम्स डिलेक्टेबल इंडिया एट द डांस फील्ड। तो ये कहाँ पे हो रहा है, नेशनल ट्राइबल डांस फेस्टिवल इन छत्तीसगढ़। देखिए इसके नाम के अंदर नेशनल है, बट एक्चुअली भी है इंटरनेशनल, क्योंकि कई सारी कंट्री से जो है ट्राइबल डांसर्स यहाँ पे आते हैं। मोज़ाम्बिक, मंगोलिया, टोगो, रशिया, इंडोनेशिया, मालदीव, सर्बिया, न्यूजीलैंड, रवांडा, इजिप्ट, बहुत जगह से यहाँ पे आते हैं। और ये थर्ड है, ठीक है, मतलब तीसरा है। इससे पहले 2 और हो चुके हैं, नाम हम लोगों ने सिर्फ उसका नेशनल रखा हुआ है, बट यू नो 1500 से ज़्यादा ट्राइबल आर्टिस्ट यहाँ पे पार्टिसिपेट करते हैं, अलग अलग तरीक़ों से, अलग अलग एज के हिसाब से भी यहाँ पे पार्टिसिपेशन होता है। और फेस्टिवल विल हैव अ सेवरल कंपटीशन इन 2 कैटेगरीज एंड द प्राइज इज वर्थ 20 लाख विल बी गिवन टू द विनर्स। 20 लाख के लगभग दिया जाता है, जिसको फर्स्ट प्राइज़ मिलता है 5 लाख, दूसरे वाले को 3 लाख, तीसरे वाले को 2 लाख रुपये जो ये दिया जाता है। इतना ही पता होना चाहिए एग्जाम के पर्सपेक्टिव से, बस इतना जान लो कि कहाँ पे हो रहा है। छत्तीसगढ़ में हो रहा है और थर्ड है। 2019 में ये पहली बार हुआ था, बट एनीवेज थोड़ा आगे बढ़ते हैं, इसमें कुछ था नहीं खास।
चाइनाज होम ग्रोन बीडो सैटेलाइट सिस्टम आइज ग्लोबल फुटप्रिंट। जैसा कि आपको पता है कि चाइना हर फील्ड में अमेरिका को सीधी टक्कर देना चाहता है, चाहे वो स्पेस हो, चाहे वो 5G हो, चाहे वो डिफेंस हो भैया, मैन्युफैक्चरिंग कुछ भी हो। तो उसी केस में चाइना का जो सैटेलाइट सिस्टम है, राइट, जो कि पोजिशनिंग के लिए यूज़ होता है, बीडू नाम है उसका। तो वो चाहते हैं कि उसको चाइना के अलावा और भी बहुत सारी कंट्रीज़ यूज़ करें। जिस तरह से जीपीएस का डोमिनेशन है ना पूरी दुनिया में, जीपीएस तो हम भी यूज़ करते हैं अपने मोबाइल फ़ोन वगैरह में, तो चाइना का डोमिनेंस भी रहे। अब भैया सीधी सी बात है, यूरोपियन कंट्री में तो वो जा नहीं सकता। तो ऐसी कंट्री हैं जो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का पार्ट हैं, या तो वो उनको अप्रोच करेगा, या फिर कुछ अफ्रीकन कंट्रीज़ को अप्रोच करेगा, या फिर कुछ साउथ अमेरिकन कंट्रीज़ को अप्रोच करेगा जिनकी अमेरिका से बहुत ज़्यादा अच्छी पटती नहीं है, उनको ही अप्रोच करेगा। तो वो चाहता है कि अभी उसका जो सिस्टम बीडो वो ग्लोबल हो जाए। तो ऑर्गेनाइज जो एशियन कंट्रीज़ हैं, पहली बार अफ्रीकन यूनियंस हैं, लीग ऑफ अरब नेशंस हैं जहाँ पे चाइना बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करता है, तो उन कंट्रीज़ के साथ वो कोलैबोरेट करने की कोशिश कर रहा है। उसके अलावा पाकिस्तान, नेपाल और बांग्लादेश, श्रीलंका, ये भी आने वाले टाइम में जो है बीडो को यूज़ कर सकते हैं। बीडो के अंदर जो है इस समय 30 सैटेलाइट्स हैं, जिनकी संख्या मतलब काफ़ी ज़्यादा है। अगर हम लोग इंडिया के नेविक सिस्टम को देखें तो नेविक सिस्टम में सिर्फ 7 सैटेलाइट हैं, क्योंकि नेविक सिस्टम को ग्लोबल कवरेज नहीं करना है, वो सिर्फ इंडिया से कंसर्न है। बट चाइना वाले तो चाइना वाले हैं भाई, सीधी सी बात है, पैसे वाली बात है। कल को इंडिया के पास पैसा आएगा तो हम लोग 30 या 50 भी कर डालेंगे। बट दिस इज़ द होल सिनेरियो। तो सऊदी अरेबिया ऑलरेडी बीडो का यूज़ कर रहा है सर्वे के लिए, मैपिंग के लिए, पोजिशनिंग वगैरह के लिए। जीपीएस का यूज़ भी करता है सऊदी अरेबिया। तजाकिस्तान में भी जो है वो डैम्स वगैरह, जो लेक्स वगैरह होती हैं, वहाँ पे प्रिसीजन मैपिंग वगैरह के लिए यूज़ किया जा रहा है फिलहाल। लेबनान के अंदर भी विडो सिस्टम को यूज़ किया जा रहा है बेरूत एयरपोर्ट के ऊपर। बुर्किना फासो में भी यूज़ किया जा रहा है। पाकिस्तान इन 2014 बिकेम द फर्स्ट फॉरेन कंट्री टू सेट द बीडू नेटवर्क। ठीक है। अभी दिक्कत ये है कि बीडू जो नेटवर्क है ना, वो जीपीएस के जैसा एक्यूरेट नहीं है। ठीक है। और जीपीएस को क्योंकि इतने सालों से हम लोग सब कर रहे हैं, हमारे मोबाइल फ़ोन जीपीएस फ्रेंडली रहते हैं, राइट, हर चीज़ जीपीएस के हिसाब से चलती है। तो जीपीएस दुनिया में ऑलरेडी डोमिनेशन बना चुका है। अब चाइना उसको टक्कर देना चाहता है, कैसे दे पाएगा नहीं दे पाएगा, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा सवाल है। तो जब हम लोग जीपीएस की बात करते हैं, ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम, तो वो यूएसए के द्वारा किया गया। जब जीपीएस सिस्टम को स्टार्ट किया गया था, वो तो सिर्फ मिलिट्री पर्पज़ के लिए किया गया था। तो हुआ ये था कि 1980s का टाइम था। एक क्योंकि उस समय ऐसा होता था ना, क्योंकि कोई ऐसा ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम तो था खास था नहीं। तो अलग अलग कंट्रीज जो अपने हिसाब से वो डिफेंस पर्पज़ के लिए किया करते थे। तो एक कोरिया का जहाज़ जो है वो रशियन एयर एयर उसके अंदर, स्पेस के अंदर घुस गया था, और वो पैसेंजर प्लेन था। 1980s की मैं बात कर रहा हूँ। और रशिया ने जो है उसको मार गिराया था, क्योंकि रशिया उसको आइडेंटिफाई नहीं कर पाया था। रशिया को लगा कि दुश्मन जहाज़ है, और उस समय तो यू नो वेरी वेल कि भैया कोल्ड वॉर जो है वो पीक पॉइंट पे चल रहा था। तब रियलाइज़ किया गया अमेरिका के द्वारा कि ये चीज़ तो बड़ी नुकसानदायक है। तो अमेरिका ने अपना जो जीपीएस सिस्टम है, जो सिर्फ मिलिट्री के लिए हुआ करता था, उसको ओपन कर दिया गया सभी के लिए। वो सब शुरुआत हुई, तो फिर पूरी दुनिया में यूज़ किया जाने लगा। और जीपीएस का मतलब ये होता है ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम, मतलब किसी भी व्हीकल, किसी भी इंसान, किसी भी पॉइंट की पोजीशन को मेज़र किया जाता है। एक चीज़ आपको और बताता चलूँ कि यूजली लोग ऐसा सोचते हैं कि जीपीएस का सिस्टम काम सिर्फ ग्लोबल पोजीशनिंग के लिए होता है। नहीं, इसका एक और काम होता है। ये टाइम के लिए भी यूज़ किया जाता है, एग्जैक्ट टाइम मेजरमेंट के लिए भी यूज़ किया जाता है। तो एग्जाम में अगर पूछे तो टाइम वाला भी आपने करेक्ट आंसर उसमें लगाना है। ठीक है। यूजुअली क्या है, जीपीएस सिस्टम के अंदर 24 सैटेलाइट होने चाहिए एक आइडियल सिचुएशन में। हालांकि इससे ज़्यादा भी हो सकते हैं, ज़्यादा एक्यूरेसी के लिए। इस समय अगर आप जीपीएस की बात करो अमेरिका वाले की, तो उसके अंदर 32 सैटेलाइट हैं, जिनमें से कभी कभार एक आधा सैटेलाइट ख़राब भी हो जाता है, तो कम से कम वो प्रॉपर तरीके से काम कर सकता है। बट मिनिमम 24 चाहिए अगर आपको ग्लोबली कवर करना है तो। क्योंकि 24 सैटेलाइट क्या करते हैं, देखिए वो अब तो रोटेट कर रही है, आपकी पोजीशन भी रोटेट करती रहती है। आप कहीं यहाँ होते हो, वहाँ बाद में वहाँ होते हो, दिन में कहीं होते हो, रात में कहीं होते हो, आप मूव कर रहे होते हो। तो अगर 24 सैटेलाइट ऑर्बिट के अंदर होंगे, तो कम से कम 3 सैटेलाइट अलग अलग जगह से मिनिमम आपके ऊपर नज़र रखते हैं। ठीक है। और आपका एक 3D मॉडल तैयार करते हैं कि आप एग्जैक्टली कहाँ हो। गूगल अर्थ आपने देखा ही होगा, गूगल अर्थ भी जीपीएस का यूज़ करता है। हमारे मोबाइल फ़ोन वगैरह के अंदर वो हम लोग भी जीपीएस का यूज़ करते हैं। कहीं आप डायरेक्शन लगाते हो, ओला उबर वगैरह सब जीपीएस का यूज़ करते हैं। तो कम से कम 3 सैटेलाइट जो है आपके ऊपर नज़र रखते हैं अलग अलग एंगल से। तो एग्जैक्ट पोजीशन आपकी पता चल जाती है। कहाँ पे सैटेलाइट कौन सी ऑर्बिट के अंदर है, 20,000 किलोमीटर पे जो है ये जीपीएस वाले सेटल हैं।
हालांकि 3 सैटेलाइट मिनिमम चाहिए, लेकिन जो है 4 सैटेलाइट भी हो सकते हैं फॉर मोर प्रिसीजन। और जो अमेरिका का डिफेंस सिस्टम है वो तो मैंने सुना है कि वो 5 GPS सैटेलाइट का भी यूज़ करते हैं एक टाइम पे ज़्यादा एक्यूरेसी के पर्पज़ के लिए। एक चीज़ आपको और बताता चलूँ कि डोपलर इफेक्ट जो है वो फंडामेंटल प्रिंसिपल होता है जीपीएस के ऊपर। डोपलर इफेक्ट देखिए, वैसे तो आपका, चलिए थोड़ा आगे चलते हैं। अर्ली ऑन जीपीएस वाज नेम, पहले इसका नाम नैवस्टार हुआ करता था, लेकिन बाद में जब इसको पब्लिक के लिए खोला गया तो इसका नाम जो है हम लोगों ने जीपीएस रख दिया। तो ये थोड़ा अपने ध्यान देना है। डोपलर इफेक्ट इसका बेसिक प्रिंसिपल होता है, और डोपलर इफेक्ट का यूज़ करके ही मिस्टर आइंस्टाइन, अल्बर्ट आइंस्टाइन ने जो है वो रिलेटिव थ्योरी जो है रिलेटिव अपनी जो रिलेटिविटी की थ्योरी दिया था, वो भी इसी डोपलर इफेक्ट को यूज़ करके दिया था। डोपलर इफेक्ट का वैसे तो साइंस का टॉपिक होता है ये, बट हल्का सा आपको बताता चल दूँ डोपलर इफेक्ट में क्या होता है। कोई भी चीज़ जब आपके पास में आ रही होती है स्पीड के साथ, तो उसकी फ्रीक्वेंसी भी इंक्रीज हो जाती है, और जब आपसे दूर जाती है तो उसकी फ्रीक्वेंसी भी कम हो जाती है। और ये हर चीज़ के ऊपर लागू होता है, ये गैलेक्सीज पे, स्टार्स पे, सैटेलाइट्स पे, हर चीज़ पे। क्योंकि हर चीज़ जो है एनर्जी या लाइट एमिट करती है अपनी बॉडी से, और उसकी एक फ्रीक्वेंसी होती है। तो जब उसी बॉडी की स्पीड फास्ट होती है, वो आपकी तरफ आ रही होती है, तो फ्रीक्वेंसी ज़्यादा हो जाती है। जब दूर जा रही होती है तो फ्रीक्वेंसी कम हो जाती है। जैसे गैलेक्सीज होती हैं, गैलेक्सीज जो है एक दूसरे से दूर जा रही हैं, इसका मतलब क्या है कि उनसे जो लाइट आ रही है उसकी फ्रीक्वेंसी कम हो जाती है, बिकॉज गैलेक्सीज आर मूविंग अवे फ्रॉम यू। बट व्हेन गैलेक्सीज कम क्लोजर टू ईच अदर, उस केस में क्या होता है, फ्रीक्वेंसी इंक्रीज हो जाती है। दिस इज कॉल्ड डोपलर इफेक्ट। और यही डोपलर इफेक्ट यूज किया जाता है जीपीएस में, क्योंकि एवरीथिंग इज मूविंग विद रिस्पेक्ट टू द सैटेलाइट्स, तो वो फ्रीक्वेंसी वगैरह को मेजर करके आपकी एग्जैक्ट पोजीशन को बता सकता है। तो ये पॉइंट आपको थोड़ा जीपीएस के परस्पेक्टिव से पता होने चाहिए। इससे ज़्यादा आपको रिक्वायरमेंट मुझे नहीं लगता यहाँ पे है। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। G7 कोलिशन सेट टू अग्री ऑन द सेटिंग फिक्स्ड प्राइस फॉर द रशियन ऑयल। अब G7 क्या है भैया? ये G7 का मतलब होता है ग्रुप ऑफ 7। तो ये गैंग है, बेसिकली गैंग ऑफ 7। और इसके अंदर जो आप देख सकते हो, यूके, कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान और यूएसए, दुनिया के 7 सबसे पावरफुल तो मैं नहीं कहूँगा, बट यस मोस्ट डेवलप्ड और मोस्ट इन्फ्लुएंशियल कंट्री यहाँ पे आते हैं। यूके, कनाडा, फ्रांस, जापान और जर्मनी। तो क्या है ना, पूरी दुनिया का जो इकोनॉमिक पॉलिसीज़ हैं, तो ये एजेंडा उसका फिक्स कर देते हैं अपने हिसाब से। ठीक है, क्योंकि जो बैंकिंग सिस्टम समझ लो, डब्ल्यूटीओ समझ लीजिए, आईएमएफ समझ लीजिए, वर्ल्ड बैंक समझ लीजिए, वो लगभग लगभग इन्हीं कंट्रीज़ की तरह कंट्रोल किया जाता है। इवन यूनाइटेड नेशंस के अंदर इनके पास जो है वो काफ़ी ज़्यादा पावर होती है। तो ये है कंट्री 75, 1975 के अंदर जो है इसकी शुरुआत की गई थी, और वो सभी चीज़ें चलती हैं। तो अभी जब रशिया यूक्रेन का वॉर आपस में चल रहा है, तो भाई ये लोग क्या चाहते हैं, ये चाहते हैं कि रशिया के ऊपर सैंक्शंस लगा दिए जाएं। अब सैंक्शंस तो रशिया के ऊपर ऑलरेडी लगाए जा चुके हैं, उसके बावजूद भी रशिया की पावर कम होने का नाम नहीं ले रही है, जिस तरह से वॉर खिंचता खिंचता चला जा रहा है। तो ये रशिया के ऊपर प्रेशर बढ़ाना चाहते हैं। रशिया की इनकम का मेन सोर्स क्या है? वो है ऑयल और नेचुरल गैस। तो ये चाहते हैं कि कंट्रीज़ वो रशिया से ऑयल और नेचुरल गैस ना खरीदें, लेकिन भैया कंपनियां तो खरीद रही हैं, कंट्रीज़ तो खरीद रही हैं। इंडिया जो है, रशिया इंडिया का सबसे बड़ा इंपोर्टर बन चुका है। सऊदी अरेबिया और इराक को भी उसने बाईपास कर लिया है, ओवरटेक कर लिया है, राइट। तो ये लोग अब रशिया के ऊपर दबाव कैसे बनाएंगे? अब सीधा सीधा तो मना नहीं कर सकते इंडिया से कि मत खरीदो, भाई हम तो खरीदेंगे क्योंकि हमें डिस्काउंट भी मिल रहा है। तो इन्होंने दूसरा तरीका निकाला। देखिए होता क्या है, मान लो रशिया से अगर इंडिया में ऑयल आ रहा है, तो भाई वो ऐसे तो आएगा नहीं पाइप के थ्रू, तो वो आता है टैंकर्स के थ्रू, है ना। ये बड़े बड़े शिप होते हैं, और फ्रीट कॉरिडोर फ्रीट्स होती हैं बहुत बड़े बड़े, और ये लेके आते हैं उनको भर भर के अपने शिप्स के अंदर। और जब शिप्स आते हैं ना, सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट चीज़ होती है वो है इनका इंश्योरेंस। तो शिपिंग कंपनी को इंश्योरेंस मैंडेटरी होता है, क्योंकि कल को शिप वहाँ पे आने में ज़्यादा समय लग सकता है, ऑयल स्पिलेज हो सकता है, कोई उसके ऊपर डैमेज हो सकता है। तो इंश्योरेंस बहुत ज़्यादा क्रूशियल होता है इन शिपिंग कंपनीज़ को लेके। अगर इंश्योरेंस नहीं होता है तो फिर वो शिपिंग भी नहीं होती है। और मज़े की बात यह है कि दुनिया में 90% जो शिपिंग इंश्योरेंस कंपनीज़ हैं वो यूके में बेस्ड हैं, या फिर यूरोपियन कंट्रीज़ में बेस्ड है। मोस्टली तो यूके के अंदर ही हैं। अब उन्होंने साफ साफ कह दिया है इन शिपिंग कंपनीज़ को कि हम आपको इंश्योरेंस नहीं देंगे अगर आपका जो ऑयल है वो महंगा है। समझ रहे हो? तो इन्होंने क्या कहा, रशिया के ऑयल के ऊपर एक कैप लगा दिया। कैप मतलब कैप का मतलब मैक्सिमम लिमिट होता है। रशिया के ऑयल के ऊपर एक मैक्सिमम लिमिट लगा दिया कि अगर आपने इससे ज़्यादा अगर आपने तेल बेचा
तो हम लोग आपकी किसी भी कंपनी को इंश्योरेंस नहीं देंगे। कोई भी शिपिंग कंपनी हो सकती है, किसी भी कंट्री की हो सकती है, अभी यूरोपियन कंट्री यहाँ पे डोमिनेट करती है। और सपोज करो जैसे $50 पर बैरल उन्होंने जो है ये लिमिट लगा दिया, तो कोई भी कंट्री अगर मतलब ऐसा समझ लिया, रशिया रशिया अगर इस प्राइस से ज़्यादा ऑयल किसी कंट्री को बेचता है, तो उस वो जो शिप जो है ना उसको इंश्योरेंस नहीं दिया जाएगा भाई यूरोपियन कंट्रीज। तो भैया मजबूर हो जाएंगी शिपिंग कंट्री, तो वो तो मना कर देंगी, क्योंकि इंश्योरेंस के बिना वो चल नहीं सकती। ये है रशिया के ऊपर दबाव बनाने का नया तरीका। क्योंकि जिस तरह से दाम बढ़ते जा रहे हैं इंटरनेशनल मार्केट में, यूरोपियन कंट्री के अंदर कितना इन्फ्लेशन हो गया है, वो तो हो ही रहा है, साथ के साथ अमेरिका रशिया कितना पैसा कमा रहा है, उससे जो है यूक्रेन वाले वॉर को फंड कर रहा है। ये सारा तरीका होता है दबाव बनाने का। तो उन्होंने अग्री कर लिया है और अगले ही साल जो है अभी जनवरी के अंदर और मार्च के अंदर इसको अप्लाई भी कर दिया जाएगा। रशिया तो ऑफकोर्स इसके अगेंस्ट में है ही, बट यस व्हाट कैन वी डू। तो जो चीज़ें हो रही हैं वो हो रही हैं भैया। चलिए थोड़ा आगे बढ़ते हैं। ऑल एम्प्लॉयज कैन ओप्ट फॉर द ईपीएफओ पेंशन स्कीम, ऐसा कहा है सुप्रीम कोर्ट ने। देखिए आपको बताता चलूँ क्या ये पूरा मामला है। ईपीएफओ का मतलब होता है एम्प्लॉयमेंट पेंशन फंड, ठीक है, ये मतलब होता है। तो 2014 के अंदर इसके अंदर कुछ चेंजेस किए गए थे। बताता चलता हूँ आपको ये होता क्या है। देखिए ईपीएफओ आप समझ ही होंगे कि पेंशन स्कीम, एक ईपीएस और पेंशन स्कीम होती है, और ये हमारा प्रोविडेंट फंड होता है। इस प्रोविडेंट फंड में क्या होता है, जो भी एम्प्लॉयज़ होते हैं वो हर महीने अपनी सैलरी का एक परसेंटेज, 12% होता है वैसे वो, 12% अपनी सैलरी का इस फंड के अंदर कंट्रीब्यूट करते हैं। जब वो 58 ईयर्स के हो जाते हैं तो यहाँ से उनको मिलता है पेंशन। एक तो मोटा अमाउंट मिलता है एक साथ, और हर मंथली आपको पेंशन मिलता है। इसमें क्या होता है, जो भी एम्प्लॉई, कोई भी काम करने वाला आदमी, अगर वो ईपीएफओ ओप्ट करता है, अगर वो यूपीएफ के अंदर एंट्री करता है, तो उसका जो एम्प्लॉयर होता है जिस कंपनी में वो काम कर रहा होता है, वो कंपनी भी 12% कॉन्ट्रीब्यूट करती है। तो 10% एम्प्लॉय करता है, 10% कंपनी करती है। तो जब आप 58 ईयर्स के हो जाते हो, रिटायर हो जाते हो, तो आपको अपना बेनिफिट मिलता है और हर महीने आपको पेंशन भी मिलती है। तो ये पेंशन स्कीम और ये फंड स्कीम दोनों एक साथ ही काम करती हैं। और इसमें साथ के साथ जो है लाइफ इंश्योरेंस भी होता है, वो भी अलग चीज़ है। अब ये मामला यहाँ पे चल रहा था, एम्प्लॉइज अर्निंग बेस सैलरी प्लस डीए ऑफ 15,000 और लेस आर रिक्वायर्ड टू एनरोल इन द स्कीम। मतलब ये है कि अगर आपकी सैलरी 15,000 से ज़्यादा की होती है, 2014 के बाद ये रूल बना दिया गया था कि यू कैन नॉट ओपन एम्प्लॉय प्रोविडेंट स्कीम। अगर आपकी सैलरी 15,000 से ज़्यादा होती है तो आप ये पेंशन स्कीम नहीं ले सकते थे। इससे पहले आप ले सकते थे। सरकार ने यह कहा कि अगर 15,000 से ज़्यादा आपकी सैलरी है और फिर भी अगर आप इस पेंशन स्कीम का पार्ट बनना चाहते हो, तो आपको अपनी सैलरी का एक्स्ट्रा 1.6% कॉन्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा। पहले तो हम लोग 12% कर रहे थे, तो अभी वो 13.6% हो जाएगा। इसको लेके जो है पूरा मामला चला गया कोर्ट के अंदर। तो कोर्ट के अंदर ने यही कहा कि भाई ये जो लिमिट है 1.6% वाली से ख़त्म कर दीजिए। ईपीएफओ जो है हर एम्प्लॉई ले सकता है। तो 2014 के अंदर दो चेंजेस हुए थे, आपको मैंने बता दिया। उससे पहले सैलरी का जो लिमिटेशन थी वो थी 6,500 रुपीज़ पर मंथ, जो कि 1995 में फिक्स हुई थी। बाद में इसको जो है 15,000 कर दिया गया। ये दो चीज़ें हुई थी। अभी उन्होंने बोल दिया है कि ये पूरी तरह से होगा। अभी इसके अंदर और कुछ ना कुछ डेफिनेटली आने वाला है। कुछ लोगों का कहना है कि ये जो जजमेंट है वो आधी अधूरी है, ये कंप्लीट नहीं है। इसके अंदर और ना कुछ सफाई यहाँ पे आएगी। गवर्नमेंट यहाँ पे क्या गाइडलाइंस वगैरह लेके आती है, वो सब चीज़ें हैं। एग्जाम के परस्पेक्टिव से आई डोंट थिंक सो, यूपीएससी के परस्पेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें ज़्यादा इकोनॉमिक्स ज़्यादा घुस गई है, इकोनॉमी कम है। बट जो एम्प्लॉयज़ काम करते हैं फॉर्मल सेक्टर में, उनके लिए तो एक बड़ी राहत की बात है ये, कि उनको एक्स्ट्रा वहाँ पे नहीं देना पड़ेगा पैसा, 1.6%। ठीक है, थोड़ी वो सब चीज़ें हैं यहाँ पे। चलिए थोड़ा आगे बढ़ते हैं। तो चलते हैं भैया हमारे बहुत ही शांति प्रिय पड़ोसी के पास, जिसका नाम है पाकिस्तान। पाकिस्तान में आजकल बहुत कुछ हो रहा है, यू नो वेरी वेल, अगर आप न्यूज़ वगैरह पढ़ रहे हो तो ये जो मिस्टर अकबर ज़ैदी हैं, ये पॉलिटिकल इकोनॉमिस्ट हैं और कराची में बेस्ड हैं। और इनकी बातों से साफ साफ ऐसा लगता है कि ये इमरान खान को सपोर्ट करते हैं। इमरान खान आज के टाइम में पाकिस्तान में एक बहुत बड़े लीडर बन के सामने आए हैं। तो बात यह है कि 4 साल से इमरान खान की सरकार वहाँ पे चल रही थी, हालांकि वो भी कोई खास परफॉर्म नहीं कर रहे थे बिल्कुल भी। बट दिक्कत कुछ ऐसी हुई कि पाकिस्तान में ना, देखिए पाकिस्तान में क्या है ना, मेन जो पावर है वो वहाँ की मिलिट्री के हाथ में होती है। ठीक है, उसके मिलिट्री को पाकिस्तान के अंदर एस्टेब्लिशमेंट कहा जाता है।
एस्टेब्लिशमेंट। तो भैया जिसके ऊपर एस्टेब्लिशमेंट का हाथ होता है वही प्राइम मिनिस्टर बनता है। जैसे ही वो हाथ वहाँ से उठ जाता है तो उसको प्राइम मिनिस्टर हो या किसी भी आप ऑफिस में हो, आपको अपनी सीट से जाना पड़ता है। सीधी सीधी सी बात है। आर्मी और आईएसआई इतनी ज़्यादा पावरफुल है पाकिस्तान के अंदर। तो पाकिस्तान में वैसे तो 3 पावर सेंटर्स हैं। सबसे बड़ा तो यही है मिलिट्री, फिर उसके बाद जो है थोड़ा बहुत जुडिशरी है, और उसके बाद जो है फिर पॉलिटिकल पावर्स आ जाती हैं। तो वो सब चीज़ें यहाँ पे चल रही थी। और जब नॉन कॉन्फिडेंस मोशन लाया गया इमरान खान के अगेंस्ट में, और वो पास भी हो गया, तो इमरान खान को जो अपनी सीट से हाथ धोना पड़ा। ठीक है, तो अभी वो प्राइम मिनिस्टर नहीं है। और प्राइम में वो लगातार तब जब से उनको सीट से हटाया गया है वो रैलीज़ वगैरह कर रहे हैं पाकिस्तान के अंदर, और करोड़ों लोग उनकी रैलीज़ में आ रहे हैं। और वो जल्दी से जल्दी जो है एक फेयर इलेक्शन की बात कर रहे हैं, क्योंकि उनको लगता है देश में उनको बहुत ज़्यादा सपोर्ट है और वो जल्दी ही इलेक्शन जीत जाएंगे अगर ईमानदारी से इलेक्शन किया जाएगा। समस्या यहाँ पे हो गई भाई, वो इस समय वो मिलिट्री के अगेंस्ट में हो गए हैं। तो इस तरह की वो रैली कर रहे थे, और रैली किया तो उनके ऊपर अटैक हुआ, असैसिनेशन अटैम्प्ट हुआ, और उनके पैर वार में गोली लगी है हालांकि। तो उसके बाद उनका सपोर्ट और भी ज़्यादा बढ़ गया है। और पाकिस्तान में भी जो है, क्योंकि वो मिलिट्री के ऊपर लगातार अटैक कर रहे हैं अभी आजकल, मिलिट्री के अगेंस्ट में खूब सारा माहौल बना रहे हैं। और उन्होंने कहा है कि भाई एक तो जो इस समय करंट प्राइम मिनिस्टर हैं इनको रिमूव कीजिए। ठीक है, अगर देश को बचाना है तो इनको रिमूव करो। दूसरी बात, जो जनरल मेजर हैं उनको रिमूव करिए, और मिलिट्री के भी कुछ लोगों का उन्होंने नाम लिया है उनको रिमूव करिए। तो जब इस तरह के आरोप लगाए जाते हैं तो जनता के सामने मिलिट्री की एस्टेब्लिशमेंट की एक बड़ी ख़राब इमेज बन जाती है। उस इमेज को सुधारने के लिए पाकिस्तान मिलिट्री के जो है डीजी हैं, आईएसआई के डीजी हैं, उन्होंने अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था। और प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उन्होंने अपनी थोड़ी सफाई दिया था। उन्होंने सफाई दे के ये कहा था कि जनरल कमर जावेद बाजवा, जो कि वहाँ के चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ हैं, कि इनको ऑफर दिया था इमरान खान ने कि आप ये नॉन कॉन्फिडेंस मोशन मत होने दीजिए, क्योंकि इमरान खान को पता था कि अगर ये नॉन कॉन्फिडेंस मोशन आ गया पार्लियामेंट के अंदर तो उनकी सरकार गिर जाएगी। और इन्होंने इनको कई सारे जो है ऑफर भी दिए थे। तो आर्मी का ये कहना है कि भाई जब आप उनको खुद ऑफर दे रहे थे तब 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 वो भी तो करप्शन ही था ना। अभी आप उनको करप्ट बोल रहे हो। तो ये बेसिकली पूरा मामला वहाँ पे चल रहा है। तो इतना पॉलिटिक्स में हम लोग नहीं जाएंगे, पाकिस्तान के अंदर क्या पूरी पॉलिटिक्स चल रही है। मामला घूम फिर के यही आता है कि आर्मी का हाथ शुरुआत में एक्चुअली इमरान खान की सरकार आई भी इसीलिए थी पावर में, क्योंकि उनके ऊपर आर्मी का हाथ था 2018 में। और आर्मी के बहुत सारे लीडर्स जो रिटायर हो चुके थे उन्होंने अपनी पार्टी को वो उनको टिकट भी दिया था और वो जीत भी गए थे। बट वही बात है भाई, जब तक तुम्हारे ऊपर आका का हाथ रहता है तो आप सेफ रहते हो। अभी जब मिस्टर बाजवा की टेन्योर को इंक्रीज़ करने की बात हुई और बहुत सारी चीज़ें हुई तो उनके बीच में इश्यूज़ हो गए। और जैसे ही आर्मी के बीच में इशू हुई, आर्मी को वहाँ पर सीधा होता है भाई, आर्मी का हाथ नहीं है तो आपको हटा दिया जाता है। तो उनको भी हटा दिया गया है। अभी वहाँ पे कुछ बाईपोल्स वगैरह हुए हैं जिसमें मिस्टर खान, मतलब ये जो खान है क्रिकेटर, तो और एक्स पीएम कहेंगे हम तो, ठीक है। और इनकी पार्टी थोड़ा सा परफॉर्म वहाँ पे बेटर कर रही है और काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट है इनको अपने देश के अंदर। लेट्स सी क्या होगा फ्यूचर में, बड़ा रहेगा देखना। बट हम तो ये चाहते हैं कि पाकिस्तान के अंदर भी शांति रहे, हमारे देश में भी शांति रहे। पड़ोस में अगर हालत ख़राब होगी तो उसका इम्पैक्ट डेफिनेटली हमारी कंट्री के ऊपर भी आता ही आता है, राइट। पड़ोस में अगर अशांति रहेगी भाई, हमारे घर में शांति नहीं रह सकती है। चलिए, आज का जो अगला एडिटोरियल है वो है द रियल इशू एट द COP27 इज एनर्जी इक्विटी। इक्विटी का मतलब क्या होता है? इक्विटी का मतलब बराबरी होता है। देखिए, इक्वालिटी और इक्विटी दोनों अलग चीज़ें होती हैं। इक्वालिटी दोस्तों अलग होती है और इक्विटी अलग होती है। इक्वालिटी का मतलब सब बराबर, इक्विटी का मतलब ये नहीं होता। इक्वालिटी का मतलब ये होता है कि जो आदमी सेम लेवल पे होता है उनको बराबर ट्रीट करना है, और जो वीक होता है उसको एम्पावर करना है। ये मतलब होता है इक्विटी का। इक्वालिटी इज लाइक सबके लिए बराबर। एक एग्जांपल आपको देता हूँ, जैसे हम लोग टैक्स की बात करते हैं, तो टैक्स में हम लोग इक्वालिटी नहीं कर सकते ना। आप सबके ऊपर ये सेम अमाउंट ऑफ टैक्स नहीं लगा सकते हो। मान लो सब आप गरीब आदमी तो टैक्स नहीं पे कर पाएगा। तो इसलिए टैक्स जो है इक्वालिटी नहीं होती है वहाँ पे इक्विटी होती है। जिसकी जितनी कैपेसिटी होती है उसके हिसाब से वो उसके ऊपर टैक्स लगाया जाता है। तो ये COP27 की बात कर रहे हैं क्योंकि ये कल से शुरू होने वाला है इजिप्ट के अंदर। अब वहीं पे जैसे हमेशा से होता है, एक तरफ डेवलप्ड कंट्रीज़, एक तरफ डेवलपिंग कंट्रीज़, वो उनके ऊपर आरोप लगाएंगी, वो उनके ऊपर आरोप लगाएंगी। हम उनसे पैसा मांगेंगे, टेक्नोलॉजी मांगें, वो देने से मना करेंगे। वो हमें क्लीन एनर्जी के लिए बोलेंगे, हम उनको बोलेंगे हमारी हेल्प करो। हम बोलेंगे आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा है, वो बोलेंगे आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा है। तो ये आज से नहीं चल रहा है, ये क्योटो प्रोटोकॉल से चल रहा है।
आगे भी चलेगा। पिछले साल ग्लासगो में हुआ था, वहाँ पे भी चला था। तो अभी ये COP27 होने वाला है, राइट। पिछले साल ग्लासगो में हुआ था। ग्लासगो में एकमात्र जो फोकस था वो नेट जीरो के ऊपर था। नेट जीरो बताओ कब अचीव करोगे, कब अचीव करोगे, कब अचीव करोगे। भैया परेशान होकर इंडिया ने भी कह दिया कि मैं 2070 तक करूँगा। चाइना ने भी कह दिया कि मैं 2060 तक करूँगा। अमेरिका ने भी कह दिया कि मैं भी कर लूँगा। मेजर फोकस था नेट जीरो के ऊपर, राइट। क्योंकि उनका कहना है कि जो वर्ल्ड का जो टेम्परेचर है वो हम लोगों को किसी भी हालत में 2 डिग्री सेंटीग्रेड से कम रखना है 2100 तक, और कोशिश करनी है कि 1.5 तक लेके जाने की। बट मोस्टली एस्टिमेट्स और स्टडीज़ यही कहती हैं कि भैया गाड़ी पटरी से नीचे उतर चुकी है, स्टेशन को पार कर चुकी है। अब आप जितनी मर्जी कोशिश कर लीजिए, टेम्परेचर तो 2% से ज़्यादा होके ही रहेगा। पर ठीक है, फिर भी हाथ पार वहाँ पे मारे मारे जा रहे हैं। अब समस्या ये है कि वो लोग, एनर्जी इक्वालिटी नहीं है ना दुनिया में। अमीर लोगों के पास एनर्जी ज़्यादा है, गरीब लोगों के पास तो है नहीं। देखिए इसमें लिखा हुआ है 2021 के अंदर 733 मिलियन पीपल जो है उनके पास इलेक्ट्रिसिटी है ही नहीं। उन्होंने आज तक बिजली का बल्ब नहीं देखा है। 2.6 बिलियन लोग पूरी दुनिया में, उनके पास साफ क्लीन फ्यूल नहीं है। एवरेज पर कैपिटा एनर्जी का जो यूज़ है, जो दुनिया की सबसे अमीर 20 कंट्रीज़ हैं वो 85 टाइम्स ज़्यादा पर कैपिटा एनर्जी यूज़ करती हैं एज़ कम्पेयर टू 20 पुअरेस्ट कंट्रीज़। कितना फ़र्क है भाई, 85 टाइम्स ज़्यादा। दो नहीं, तीन नहीं, चार नहीं, 10 नहीं, 85 टाइम्स ज़्यादा। और फिर वो हमें ज्ञान देते हैं कि आप कुछ करिए। अरे भाई आप अपनी तो कंजप्शन देख लो, हम तो अपने हिसाब से करेंगे, आप अपने हिसाब से करिए। तो अगर आप कंपेयर करें सब सहारन अफ्रीकन कंट्रीज़ को और OECD कंट्रीज़ को, आप फ़र्क साफ साफ देख सकते हो। इनका जो इलेक्ट्रिसिटी कंजप्शन है पर कैपिटा वो है ओनली 487 किलोवाट, जबकि इनका जो है वो है 7750 किलोवाट। देखिए कितना ज़्यादा है। इन्फेंट मोर्टेलिटी की बात करें तो यहाँ पे है 73 पर 1000 लाइव बर्थ, और यहाँ पे जो है दैट इज़ ओनली 7। मेटल मोर्टेलिटी की बात करें तो यहाँ पे है 534 और यहाँ पे है ओनली 18। यहाँ पे है पर कैपिटा GDP अराउंड 1500, मतलब $1645 है, और यहाँ पे है 42,000। कितना फ़र्क है भाई, कितनी इनइक्वालिटी है। तो सोच के देखिए, रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है ज़्यादा, अमीरों की ज़्यादा है, गरीबों की कम है, राइट। Several countries in Africa, Asia and Latin America are facing a severe agriculture and industrial slowdown post pandemic। भैया आप तो पोस्ट पैंडेमिक से उभर गए, आपके पास तो साधन थे, है ना, आपके हाथ में तो बैंक था, आपके हाथ में तो पैसा था, हमारे पास तो कुछ है नहीं। तो पेंडेमिक ने जो हमारे यहाँ पे हालत किया, अभी तक हम उस पेंडेमिक से उभर नहीं पाए हैं। फूड क्राइसिस, एनर्जी क्राइसिस। अगर आपके वहाँ पे फूड क्राइसिस होता है, आपके पास साधन हैं, आप अरेंजमेंट कर लेते हो, हम कैसे अरेंजमेंट करेंगे। 7 मिलियन एडिशनल लोग जो हैं वो गरीबी रेखा से नीचे आ गए हैं हमारी कंट्री में बिकॉज ऑफ द कोविड, और आप जो है वहाँ पे मज़े लूट रहे हो, ठीक है। तो ये बात ठीक नहीं है। जो मेरी लैंग्वेज है, जो मैं बोल रहा हूँ, आपको लग रहा होगा कि मैं डेवलपर कंट्री को डांट रहा हूँ, ये लैंग्वेज इस एडिटोरियल की है। हो सकता है कल को इसके काउंटर में भी कोई आर्टिकल यहाँ पे आए, तो उस केस में हम लोग जो है उसके इस पर्सपेक्टिव से बात करेंगे, क्योंकि एग्जाम के पर्सपेक्टिव से अगर देखें हम लोग को तो सारी चीज़ें बात करनी पड़ती हैं। तो ये जो ग्लोबल नॉर्थ है, ग्लोबल वो नॉर्थ मतलब वो यूरोप की बात कर रहा है, वो जो नॉर्थ हेमिस्फेयर के अंदर जो अमीर कंट्री हैं उनकी बात कर रहा है, उनकी हिपोक्रेसी की बात कर रहा है। यूनाइटेड स्टेट्स के अंदर आज भी 81% जो एनर्जी है वो फॉसिल फ्यूल से आती है। यूरोप के अंदर आज भी 76% जो एनर्जी है वो फॉसिल फ्यूल से आती है। फॉसिल फ्यूल में सब कुछ आ गया, उसमें कोल भी आ गया, ऑयल भी आ गया, नेचुरल गैस भी आ गया, समझ रहे हो। जुलाई 2022 के अंदर यूरोपियन यूनियन ने नेचुरल गैस को एक ग्रीन और सस्टेनेबल एनर्जी डिक्लेयर कर दिया। भैया ये क्या बात हुई। ऐसे तो कल को इंडिया कोल को ग्रीन एनर्जी डिक्लेयर कर देगा, ऐसे तो कल को चाइना जो है पेट्रोल और डीजल को क्लीन एनर्जी डिक्लेयर कर देगा। ये क्या बात हुई। क्या नेचुरल गैस क्लीन है? बिल्कुल भी नहीं है। नेचुरल गैस 7.5 बिलियन टन ऑफ CO2 रिलीज के लिए जिम्मेदार थी पिछले साल। तो आप इसे क्लीन कैसे कह सकते हो। फिर आपने कहा कि कल को ऐसे तो इंडिया भी बोल देगा कि कोल जो है हम लोगों ने ग्रीन डिक्लेयर कर दिया है और मैंने अपना टारगेट अचीव कर लिया है। भैया ये क्या बात हुई। अगर स्टेप लेने हैं तो साफ सुथरे स्टेप लो ना, राइट। इन 2022 कोल कंजप्शन अमेरिका में जो है वो इंक्रीज हुआ है।
यूरोपियन यूनियन के अंदर भी कोल कंजम्पशन इंक्रीज हुआ है 2022 के अंदर। तो आप तो किसी भी हक से नहीं कह सकते हमें कि आप स्टेप लीजिए, स्टेप आपको लेना है। तो कोप 27 के अंदर क्या किया जा सकता है? पहली बात तो जो ग्लोबल साउथ है, इसके अंदर साउथ एशिया भी आ गया, अफ्रीकन कंट्री, लैटिन अमेरिकन कंट्री सब आ गई। उनको हर प्लेटफॉर्म पे जो है सवाल उठाने पड़ेंगे। एनर्जी पॉवर्टी का सवाल उठाना पड़ेगा, इनइक्वालिटी के सवाल उठाने पड़ेंगे, और अमीर कंट्री से सवाल पूछना पड़ेगा कि आप क्या कर रहे हो। आप हमसे मत पूछिए, आप बताइए, क्योंकि हिस्टोरिकली यू आर द मोर रिस्पॉन्सिबल, यू आर मोर रिस्पॉन्सिबल फॉर द एमिशन ऑफ ग्रीन हाउस गैसेज। यू कैन नॉट क्वेश्चन अस राइट नाउ इन 2022। पहले यू नीड टू फुलफिल योर रिस्पॉन्सिबिलिटी, यू नीड टू एक्सेप्ट योर रिस्पॉन्सिबिलिटी। डोंट बी a hypocrite। If you want to take serious steps, take serious steps, don't preach। वी नीड टू अचीव जीरो हंगर, जीरो माल न्यूट्रिशन, जीरो पॉवर्टी। अरे भाई इसके बारे में कौन बात करेगा? आप 2060 2070 की बात कर रहे हो, नेट जीरो की। अभी जीरो हंगर हो, पहले आज प्रेजेंट तो देख लो। फ्यूचर आज जब प्रेजेंट ही नहीं होगा तो फ्यूचर तो वैसे भी नहीं होने वाला है। आपके पास फ्यूचर है इसलिए आप फ्यूचर की बात कर रहे हो। हमारे पास तो प्रेजेंट भी नहीं है ना। हमारे तो बच्चे बच्चे भूखे सो रहे हैं, उनके पेट में खाना नहीं है, माल न्यूट्रिशन है। तो हम लोग तो प्रेजेंट की बात करेंगे। उनका प्रेजेंट तो सिक्योर है, मजे लूट रहे हैं वो, इसलिए वो पास्ट की और प्रेजेंट की फ्यूचर की बात कर रहे हैं। ये सारी सारी चीज़ें हैं जो वहाँ पे होनी चाहिए। और एक जो रिलेटिव रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात है, कॉमन और डिफ्रेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात है, इसके बारे में फिर से बात होनी चाहिए, राइट। तो ये पूरा मामला वहाँ पे होना चाहिए। तो कोप 27 का हाल भी कोप 26 के जैसा नहीं होना चाहिए। जो डेवलपिंग कंट्री हैं, गरीब कंट्री हैं, दे नीड टू कम टुगेदर, दे नीड टू रेज देयर वॉइस एंड दे नीड टू एक्सर्ट, they need to assert their interest in that platform and in front of the developed countries। so this is how things are going to work। और मेरे ख्याल से इतना ही था आज के लिए, और आई होप को ठीक ठाक लगा होगा। आर्टिकल बहुत दमदार नहीं थे, बहुत ज़्यादा भी नहीं थे, बट कोशिश किया है कि आपके लिए कुछ ना कुछ यहाँ पे पॉजिटिव लेके आया जाए। तो आप भी थोड़ा सा हमारी हेल्प करें, वीडियो को लाइक ज़रूर किया करें, कमेंट सेक्शन में अपने अटेंडेंस दिया करें। पता चलना चाहिए कौन से एस्पिरेंट है जो लगातार देखते हैं एनालिसिस, और उसके हिसाब से हम लोग आगे काम कर सकते हैं। दोस्तों आज के लिए इतना ही था। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट एंड जय हिंद।